गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ओई के बारे में जानेंगे। ओई का फुल फॉर्म होता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ओई का फुल फॉर्म होता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो हम जानते हैं। इंट्रोडक्शन। तो ओई होता क्या है, ऐसे इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। इट इज़ अ मेजरिंग प्रोसेस that from which we are going to know or we are came to know that how much our equipment are effectively working and producing the good products against total products. So we are going to know or we are came to know about our you can say the potential of the machines, that how much we are able to produce in a scheduled time. Okay, the same thing written in this slide also, that overall equipment effectiveness is a measure of how well manufacturing operation is utilized compared to its full potential during the periods when it is scheduled to run. It identifies the percentage of manufacturing time that is truly productive. So जैसे मैंने आपको बताया कि ओई से हमें पता चलता है कि कितना हमारी मशीन कितनी कैपेबल है, कितनी मच इफेक्टिवली रन होती है और गुड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है व्हेन इट इज़ शेड्यूल टू रन। जब हमने प्लान किया है कि वो चलेगी जितना टाइम, उतने टाइम में वो कितना अच्छा प्रोडक्ट हमें दे सकती है, इससे हमें पता चलता है। ओके, क्लियर? अगेन, so it is used to define a gap between throughput states, gap used to define the throughput gap between current state and world class for your system. So हमें इसका डिफरेंस थ्रू द ओई वी केम टू नो कि हमारे अदर स्टैंडर्ड साइट्स क्या हैं, या फिर ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ ओई की स्टैंडर्ड्स क्या परफॉर्म कर रही हैं और हम कहाँ पे हैं। We are in world class or normal range companies or just starting range companies. So यहाँ पे परसेंटेज भी मेंशन किया हुआ है। सो वर्ल्ड क्लास कंपनीज रन ओई percentage at least 85% and above. So those who are coming in world class, they are at least having OE 85% or greater than that. And those who are in good companies having 95 plus percentage in OE. And the starting companies are having 30 to 60% in a range of OE. Okay, so they are getting this much of percentage. Categorize as the starting company is in the range of 13 to 60%. Those who are good companies, they are 95% and above. And the world class companies means most of the organizations trying to achieve, and the best organizations are achieving 85% and above of OE. Okay, why OE used? So OE is used to visualize the losses on the production lines, on the process lines. Okay, so OE से हमें हमारे जो losses, hidden losses हैं, they came up on the surface and we can resolve it accordingly by prioritizing the task. ओके, तो वही से हमें क्या प्रॉफिट होता है, बाय एलिमिनेटिंग दैट दोज लॉसेज दोज आर हिडन आफ्टर कैलकुलेटिंग और मेजरिंग ओई, वी केम टू नो अबाउट दैट लॉसेज एंड वी कैन वर्क ऑन इट पैरेलली टू अचीव अ बेटर प्रोडक्शन एंड टू अचीव अ बेटर क्वालिटी टू। ओके, नाउ वाई यूज़ ओई। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो लॉसेज हैं, जो हिडन लॉसेज हैं, वो सरफेस पे आ जाते हैं, हमें पता चल जाता है, तो हम उन पे वर्क करके लॉसेस को एलिमिनेट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सकते हैं, हमारे जो कस्टमर डिमांड है हम उसको रीच कर सकते हैं, जिसे CSL बोलते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बोलते हैं, तो हम उसे रीच कर सकते हैं। व्हाट आर द कस्टमर डिमांड इज़ हैविंग, हमारी इन्वेंट्री हम रिड्यूस कर सकते हैं, एज आवर मशीन कैपेसिटी विल बी इम्प्रूव्ड बाय एलिमिनेटिंग दोज लॉसेस। तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं, तो दैट्स वाई वी मस्ट यूज़ OE. सो वाई यूज़ OE? एज आई सेड, हमारे लॉसेस एलिमिनेट हो रहे हैं, हमारी इन्वेंट्री रिड्यूस हो रही है, हमारे कस्टमर डिमांड फुलफिल हो रहे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो रही है, इवन कॉस्ट सेविंग भी हो रही है, क्योंकि हम उतने ही बजट, उतने ही टाइम पीरियड में हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू एलिमिनेटिंग दैट लॉसेस। ओके, ठीक है। नाउ देयर आर 6 कैटेगरीज इन loss, 6 categories of losses in OE. So there are 3 factors from which we derive OE. तो OE हमें मिलता कैसे? एबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी की मल्टीप्लिकेशन से। एबिलिटी लॉस इंटू परफॉर्मेंस लॉस इंटू क्वालिटी लॉस, इसे ही एबिलिटी रेट इंटू परफॉर्मेंस रेट इंटू क्वालिटी रेट भी बोलते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में APQ बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ A इंटू P इंटू Q। ओके, इक्वल टू OE।
तो एबिलिटी लॉस में दो आते हैं, ब्रेकडाउन एंड सेटअप एडजस्टमेंट। परफॉर्मेंस लॉस में आते हैं माइनर स्टॉपेजेस एंड रिड्यूस स्पीड। क्वालिटी लॉस में आते हैं स्क्रैप एंड रिवर्क। ठीक है, तो मैं एक एक करके इसी स्लाइड पे इन सब का एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। तो एबिलिटी लॉस में जो ब्रेकडाउन्स दिया है, जैसे कोई भी अनवांटेड ब्रेकडाउन्स मशीन में आते हैं, लाइक मशीन चल रही है, सडनली मशीन रुक गई, कुछ पार्ट फेलियर आ गया या कुछ रिप्लेसमेंट करना पड़ गया, या मशीन डाउन है क्योंकि उसका टेम्परेचर लो हो गया, या कुछ इश्यूज़ आ गए जिसके कारण हमारी मशीन लॉन्ग टाइम तक बंद हो गई, डैट विल बी अ ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब जब भी हम कोई पार्ट चेंज करते हैं मशीन में, स्मॉल से स्मॉल पार्ट भी चेंज करते हैं, तो इट विल बी काउंटेड एज एन अ ब्रेकडाउन। ओके, सेटअप एडजस्टमेंट, जैसे हम मशीन को चेंज स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टअप के टाइम पे हम उसकी सेटिंग्स कर रहे हैं, हम क्लिक परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी सेटअप एंड एडजस्टमेंट में आ जाती हैं। तो ये क्या है, मेरा अवेलेबिलिटी लॉस है। जब मैं मशीन स्टार्टिंग में सेटअप कर रहा हूँ, स्टार्टअप जिसे हम बोलते हैं, तो स्टार्टअप का जो भी टाइम जाता है वो कहीं ना कहीं मेरी टाइम अवेलेबिलिटी लॉस है। ठीक है, अभी परफॉर्मेंस लॉस क्या है कि मेरी मशीन तो कंटिन्यूस रन हो रही है, लेकिन बीच बीच में माइनर स्टॉपेजेस आ रहे हैं। माइनर स्टॉपेजेस मीन्स लेस देन 10 मिनट्स ऑफ स्टॉपेजेस, 1 मिनट, विद इन सेकेंड, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स के आ रहे हैं, एंड ऑपरेटर यूज टू करेक्ट इट आउट और मशीन फिर स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है, रिड्यूस स्पीड क्या होता है कि हमारा जैसे वैलिडेटेड स्पीड होता है, एक होता है डिज़ाइन स्पीड जो हमें ऑलरेडी इनसे मिलता है, जो हमें वेंडर बना के देते हैं। ठीक है, OEM से मिलता है। और एक होता है जिस पे हम अपने प्रोडक्ट्स को वैलिडेट करते हैं कि हाँ इस स्पीड पे हमारा अच्छा प्रोडक्ट बनता है, विच यूज टू कैलिब्रेट द क्वालिटी टीम विथ प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग टीम। तो जब हम उसको वैलिडेट करते हैं तो वो स्पीड पे ही हम अपने प्रोडक्ट्स को रन करते हैं, हम उससे ज़्यादा पे नहीं जाते, क्योंकि वही स्पीड हमारी हाईएस्ट स्पीड होती है। वो स्पीड हम कैसे डिफाइन करते हैं, थ्रू द बॉटलनेक मशीन्स। तो पूरे प्रोसेस में जो मेरी बॉटलनेक मशीन्स होंगी उसकी स्पीड के ऊपर ही हमारा उसका जो वैलिडेटेड स्पीड होगा वही हमारा आइडियल स्पीड हो जाएगा टू कैलकुलेट दी OEE। ठीक है, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, डिज़ाइन स्पीड अलग है जो हमें OEM से मिलता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जो हमें देता है इक्विपमेंट बना के, और उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जिस पे हमारा बेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जिस स्पीड पे वैलिडेट करके क्वालिटी अप्रूवल के साथ हम उस स्पीड पे चलाते हैं, उसे हम रेटेड स्पीड भी बोलते हैं या वैलिडेटेड स्पीड भी बोलते हैं। ठीक है, ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, बट वो एक्चुअल में वैलिडेटेड ही होता है, कभी डिज़ाइन स्पीड पे हमारी मशीन नहीं चलती। क्लियर है? तो जो वैलिडेटेड स्पीड होता है, समझिए कि मेरी वैलिडेटेड स्पीड की x है, और मैं अभी मेरा मशीन जो मैं चला रहा हूँ x - y पे चला रहा हूँ, मतलब मैं उससे कम पे चला रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा परफॉर्मेंस लॉस होगा, जितना आउटपुट होना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा मुझे, तो वो मेरा क्या हो गया, परफॉर्मेंस लॉस हो गया। क्वालिटी लॉस क्या होता है कि मैंने प्रोडक्ट बनाई, बनने के बाद भी उसमें से कुछ ख़राब निकल गई, डिफेक्टिव निकल गई, जिसे हम रिवर्क में लेते हैं या फिर हमें स्क्रैप करना पड़ जाता है। फार्मा में क्या होता है, मोस्टली अगर कोई भी प्रोडक्ट आते हैं जो डिफेक्टिव बनता है तो स्क्रैप करना पड़ता है। अदर कंपनीज़ में, FMCGs में क्या होता है कि हम उसे एज एन रिवर्क यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑल दो रिवर्क भी यूज़ करें तो पर भी मेरा लॉस ही है, क्योंकि एक ही बार में वो नहीं बना, दोबारा उसको बनाने के लिए मुझे उतनी ही मैन पावर, उतनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ रही, और अगर स्क्रैप में जा रहा है तो डेफिनेटली वो तो टोटल लॉस है ही। तो इसीलिए ये क्वालिटी लॉस को हम कंसीडर करते हैं। एबिलिटी लॉस, परफॉर्मेंस और क्वालिटी लॉस से पहले मैं एक बात बता दूँ, OE में हम प्लान्ड मेंटेनेंस या प्लान्ड एक्टिविटी कई कई ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, वो मैं आगे की स्लाइड में कवर करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑल टाइम, फॉर एग्जांपल मैं 24 घंटे की बात करता हूँ, ठीक है, या फिर 365 डेज़ की बात करता हूँ, 24 घंटे के हिसाब से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में से समझिए कि मेरा कुछ PM है, या फिर मेरे मशीन में अभी कोई प्लान ही नहीं है, मैं 2-4 घंटे का प्लान नहीं है, उसके बाद कुछ प्लान आ रहा है, हम चालू कर रहे हैं। तो जो नो प्लान होता है या PM होता है वो हम शेड्यूल लॉस में निकाल देते हैं, मतलब वो पहले से ही प्लान्ड है तो उसको हम पहले से ही निकाल देते हैं, उसको हम OE लॉस में कंसीडर नहीं करते। OE में सिर्फ APQ ही आता है, स्लाइड में जैसा मेंशन है, प्लान प्रोडक्शन टाइम में से ही अगर कोई लॉस होता है तो वो APQ का होता है, बट प्लान प्रोडक्शन टाइम से जो शेड्यूल लॉस निकला हुआ है वो हमारा PM होता है या नो प्रोडक्शन प्लान होता है। कुछ कंपनियों में चेंज ओवर भी कंसीडर करते हैं शेड्यूल लॉस में, और कुछ कंपनियों में चेंज ओवर एबिलिटी लॉस का पार्ट होता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं चेंज ओवर को एबिलिटी लॉस का पार्ट लेके कंसीडर करके आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे शेड्यूल लॉस में खाली PM है, और अगर नो प्रोडक्शन प्लान है,
PM इसलिए क्योंकि PM हमारा डिफाइन होता है कि हर महीने करना ही करना है, तो इसीलिए हम उसको OE में काउंट नहीं करते, उसको OE से अलग कैलकुलेट करके रखते हैं। ठीक है, तो प्लान प्रोडक्शन टाइम मतलब मेरे पास 24 घंटे थे, उसमें से समझिए 2 घंटा PM का निकल गया, मेरे पास बचे 20 घंटे। अब वो 20 घंटे मेरे लिए क्या हो गया, टोटल अवेलेबल टाइम हो गया। उसमें से भी ब्रेक डाउन, स्टार्टअप, चेंज ओवर टाइम, ये सारी चीज़ें क्या है, मेरी एबिलिटी लॉस है। जब ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी तो जो नेट टाइम बचता है वो नेट टाइम डिवाइड बाय टोटल अवेलेबल टाइम मतलब प्लान प्रोडक्शन टाइम, तो मेरा क्या आ जाएगा, एबिलिटी परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, फिर एबिलिटी परसेंटेज आने के बाद जैसे मैंने बताया कि मेरा 20 घंटा था, 20 घंटे में से चेंज ओवर, स्टार्टअप, ब्रेकडाउन, स्टार्टअप, चेंज ओवर और कुछ अननेसेसरी ब्रेकडाउन्स निकाल दिए मैंने, तो मेरे समझिए 2 घंटे का टोटल निकाल दिया। तो पहले मेरा 24 घंटा था जिसमें शेड्यूल लॉस 2 घंटा निकाल दिया था, 22 घंटे बचे थे। फिर एबिलिटी में मैंने क्या कर दिया, 2 घंटे का और लॉस निकल गया, अब मेरे पास 20 घंटे बचे, तो मेरा जो परफॉर्मेंस कैलकुलेट होगा वो 20 घंटे पे होगा। अब समझिए कि 1 घंटे में 1 गोली बनती है मेरी, तो 20 घंटे में 20 बननी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश वो 18 ही बनी, क्योंकि मेरे स्टॉपेजेस आ रहे थे मशीन में या मेरी मशीन की स्पीड कम थी। तो मेरा क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड बाय 20, तो जो मेरा परसेंटेज आ जाएगा वो मेरा हो जाएगा परफॉर्मेंस परसेंटेज। ठीक है, जिसको हम परफॉर्मेंस रेट बोलते हैं। अब मेरा 18 गोली तो बना, लेकिन वो 18 गोली में से भी 2 गोलियाँ ख़राब निकल गई या 1 गोली ख़राब निकल गई, 17 ही सही गोली बनी जो मैं कस्टमर को भेज सकता हूँ। तो मेरा क्वालिटी लॉस क्या होगा, 17 डिवाइड बाय 18, क्योंकि 18 तो परफॉर्मेंस में बना था, तो 18 गोली जो बनी थी उसमें से भी 1 ख़राब निकल गई, तो मेरा क्वालिटी में जो निकला वो 1 निकला स्क्रैप में। तो मेरा क्या हो गया, 17 डिवाइड बाय 18, तो जो परसेंटेज आया वो मेरा क्वालिटी रेट हो गया। अब अगर मुझे वही निकालना है तो क्या करना है, क्वालिटी रेट इंटू परफॉर्मेंस रेट इंटू एबिलिटी रेट, जो भी तीनों के परसेंटेज आए मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा OE का परसेंटेज आ जाएगा। चलिए आगे एक एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, अभी कैलकुलेटिंग एबिलिटी लॉस, यहाँ पे दिया है प्लांट XYZ 6 घंटे के लिए हमने प्लान किया था। ठीक है, तो 300 मिनट प्लान था, 300 मिनट में से 60 मिनट का डाउन टाइम आ गया। अब ये देखिए एबिलिटी लॉस निकल रहा है, हमारा प्लान टाइम था 300 मिनट, 300 मिनट हम लाइन चलाने वाले थे, 300 मिनट टोटल अवेलेबल टाइम जिसे बोलते हैं कि 300 मिनट था, 300 मिनट में से 60 मिनट मेरा ब्रेकडाउन आ गया, तो मेरी लाइन का टाइम कितना रह गया, 240 मिनट। तो 240 मिनट ही मेरी लाइन चलने वाली है, तो टोटल रन टाइम 240 मिनट में ही चलेगी, तो रन टाइम डिवाइड बाय टोटल अवेलेबल टाइम मतलब 240 डिवाइड बाय 300, तो मेरा कितना बचा, 80 मिनट। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि हमारा PM सब निकालने के बाद जो चेंज ओवर टाइम होता है, स्टार्टअप टाइम होता है या ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे इन्होंने ब्रेकडाउन कंसीडर किया है। तो 300 मिनट का हमारा प्लान था जिसमें से 60 मिनट हमारा ब्रेकडाउन आ गया, तो हमारे पास 240 मिनट बचे, तो 240 और टोटल टाइम कितना था 300, तो 240 डिवाइड बाय 300, जैसे यहाँ देखिए फॉर्मूला दिखा रहा है अवेलेबिलिटी में, रन टाइम डिवाइड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लान प्रोडक्शन टाइम जिसमें से शेड्यूल लॉस निकाल दिया है, जो प्लान टाइम था वो टाइम, और ऊपर वो आया है जो हमारा एक्चुअल में लाइन रन की, एक्चुअल में लाइन चल पाई। तो लाइन कितना चली, 240 मिनट, प्लान कितने का था 300 मिनट का, तो 240 डिवाइड बाय 300 मिनट, तो 80%। तो मेरी अवेलेबिलिटी का इस्तेमाल कितना, मेरी मशीन जो अवेलेबल थी, अवेलेबल टू रन थी प्रोडक्शन के लिए, वो कितना परसेंट अवेलेबल हो पाई, 80%। एक्चुअल में होना कितना था 100%, 100% होता तो कितना होता 300 मिनट, लेकिन क्योंकि कुछ डाउन टाइम आने के बाद, अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम आने के बाद वो 240 मिनट ही चल पाई, इसलिए मेरा एबिलिटी आया 80%। ठीक है, अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस में जैसे मैंने बताया था कि अब इनका आइडियल 1 सेकेंड में 1 बनता है। ठीक है, और इन्होंने बनाया 14,100, 240 मिनट में इनका बनना चाहिए था 14,400। ठीक है, अब देखिए यहाँ 240 मिनट हमने लिया, मतलब मेरी मशीन जितना टाइम चली थी रन टाइम, उसके ऊपर हमने डिफ़ाइन किया कि 240 मिनट चलनी थी, 1 सेकेंड में 1 बनता था, तो 240 मिनट का सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 14,400 सेकेंड होते हैं। तो 14,400 सेकेंड प्रोडक्ट बनने थे, 1 सेकेंड में 1 प्रोडक्ट बन रहा, तो 14,400 प्रोडक्ट बनने थे 14,400 सेकेंड में, लेकिन बने कितने, 14,100। ठीक है, तो 14,100 बने, तो 14,100 डिवाइड बाय 14,400। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 240 मिनट थे, 1 सेकेंड में 1 बनता है, 240 मिनट का मतलब होता है 14,400 सेकेंड,
तो 1 सेकेंड में एक प्रोडक्ट बनता है, तो 14,400 सेकेंड में 14,400 प्रोडक्ट बनने चाहिए थे, लेकिन बना कितना 14,100। तो 14,100 ही बना, 14,400 बनना चाहिए था, तो 14,100 डिवाइड बाय 14,400, तो हमारा परफॉर्मेंस आ गया 97.9%। ठीक है, इसमें देखिए दिया हुआ आइडियल साइकिल टाइम इनटू टोटल काउंट अपॉन रन टाइम। सिंपल फॉर्मूला है, 1 सेकेंड बनना था, टोटल कितना टाइम था, 1 सेकेंड में एक बन रहा था, टोटल टाइम कितना था 14,400 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14,400 प्रोडक्ट बनने थे, बना कितना 14,100, तो 14,100 डिवाइड बाय 14,400। ठीक है, मैं इसका दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि समझिए मेरा 20 घंटा अवेलेबल टाइम था, 22 घंटा में से 2 घंटा मेरा ब्रेकडाउन निकल गया, बचा 20 घंटा, तो 20 घंटा डिवाइड बाय 22 घंटा जो भी परसेंटेज आया था, तो अब जो 20 घंटा है वो 20 घंटे में समझिए 1 घंटे में एक बनना था, तो परफॉर्मेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, 1 घंटे में एक बनना था, तो 20 घंटे में 20 बनना था, लेकिन बना 18, तो 18 डिवाइड बाय 20, तो जो परसेंटेज आया वो मेरा परफॉर्मेंस परसेंटेज होता है। जैसे इसमें दिया है 14,100 डिवाइड बाय 14,400, तो मेरा परफॉर्मेंस है 97.9। आइडियल साइकिल टाइम जो था, जिसको हम वैलिडेटेड स्पीड या रेटेड स्पीड बोलते हैं, वो 1 सेकेंड में एक था, तो हमें बनना कितना था 14,400 सेकेंड में 14,400 प्रोडक्ट, बना कितना 14,100 प्रोडक्ट। समझे? अब हम चलते हैं एक्चुअल क्वालिटी लॉस पे। अब क्वालिटी लॉस क्या होता है, अब 14,100 यूनिट तो बने, लेकिन उसमें भी 170 ऐसे बने हैं जो ख़राब हैं, जो हम कस्टमर को नहीं दे सकते। तो अब 14,100 में से 170 हमने निकाल दिया, तो 14,100 में से 170 अगर हमने निकाल दिया तो हो गया 13,930। तो अब 13,930 डिवाइड बाय 14,100, क्योंकि हमारे टोटल कितने बने थे 14,100। क्वालिटी का फॉर्मूला होता है टोटल यूनिट डिवाइड बाय एक्चुअल गुड यूनिट, गुड यूनिट मतलब जो हम कस्टमर को देने वाले, तो एक्चुअल गुड यूनिट डिवाइड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो एक्चुअल यूनिट कितना प्रोड्यूस हुआ, गुड यूनिट जो कस्टमर को देने वाले हैं, वो 14,100 माइनस 170 मतलब 13,930 डिवाइड बाय टोटल कितना बना था 14,100, तो 13,930 डिवाइड बाय 14,100, तो क्वालिटी का परसेंटेज आया 98.8%। अब OE कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बताया था, OE इज इक्वल टू एलटी रेट इंटू परफॉर्मेंस रेट इंटू क्वालिटी रेट। तो अभी एलटी कितना आया था हमारा 80%, इंटू परफॉर्मेंस कितना आया 97.9%, इंटू क्वालिटी कितना आया 98.8%, तो हमारा OE कितना आया 77.38%। OE का फिर से फॉर्मूला बताता हूँ, OE इज इक्वल टू एलटी रेट इंटू क्वालिटी रेट इंटू एलटी रेट इंटू परफॉर्मेंस रेट इंटू क्वालिटी रेट। OE इज इक्वल टू एलटी रेट इंटू परफॉर्मेंस रेट इंटू क्वालिटी रेट, तो यहाँ पे OE आया 77.38%। ठीक है, अब OE के लॉसेस हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो हमें डेटा कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, और एनालिसिस के बाद हमें पता करना है कि कौन से ऐसे लॉसेस हैं जिन पे हम प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, काइजेंस कर सकते हैं, या और कोई टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास पोकायोके है, या हमारे पास क्या बोलते हैं काइजेंस हैं, हमारे पास सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास क्वालिटी सर्कल प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं जिससे कि लॉसेस को हम मिनिमाइज करें या एलिमिनेट करें। ठीक है, नाउ एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का OE स्कोर कितना होता है, तो जो बहुत ही अच्छी होती है, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस होती है, जैसे मैंने भी पहले भी बताया था, वो 85% या उससे ज़्यादा रखती हैं OE। जो नॉर्मल कंपनीज़ है, मीडियम साइज कंपनीज़ हैं, जिन्होंने कुछ टाइम से स्टार्ट कर रखा है OE, उनका परसेंटेज 60 होता है, और जो नॉर्मल स्टार्ट कर रही होती हैं, जस्ट जैसे इनिशिएट कर रही हैं, 1 साल 2 साल हुआ है, तो उनका OE नियरिंग अबाउट 40 to 60% होता है। 60% to 80% मीडियम साइज कंपनियाँ कुछ सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं, दे आर नाउ हैविंग अ गुड कैपेबिलिटी ऑन OEs, वो 60 to 80 रेंज में होती हैं, एंड दोज आर बेस्ड इन टर्म्स ऑफ OEs on eliminating the losses, maintaining, sustaining the results of OEs are world class companies having 85% of OE or greater than that। ठीक है, नाउ बेनिफिट्स ऑफ OE। तो बेनिफिट क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया
कि प्रायोरिटाइज़ करने के लिए हेल्प होता है कि हम क्या प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए वही लॉसेस से। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को भी हम मेजर कर सकते हैं, इजीली कंपेयर कर सकते हैं, हम अपने गोल्स को उसी हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आगे साल में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, हमारी क्वालिटी कितना अच्छा होगा, हमारा परफॉर्मेंस कितना अच्छा होगा। हम वही से वो अपना एक गोल सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया हिडन लॉसेस सरफेस पे आ जाते हैं तो हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। बाय एलिमिनेटिंग दैट लॉसेस हमारी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, हमारी कॉस्ट सेविंग होगी, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, हम मार्केट में सर्वाइव अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ दैट लॉसेस हमें इन्वेंट्री कम रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ हमारा लीन कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट होगा इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन और टू sustain in the competitive market and give the products in a lesser price as compared to our competitors। तो ये कई सारे बेनिफिट्स हैं वही से, हमारे एफर्ट सेव होते हैं, टाइम सेव होते हैं बाय एलिमिनेटिंग दैट लॉसेस, हमारे कहीं ना कहीं टारगेट इजीली अचीव होते हैं तो लोगों के मोरल हाई होते हैं बिकॉज जो भी टारगेट होते हैं वो इजीली अचीवेबल हो जाते हैं तो कोई ऐसा बर्डन प्रेशर नहीं आता। तो पीपल यूज टू फील हैप्पी एंड देयर मोरल गेट हायर by doing the projects, by getting R&R, celebrating the things after doing all the projects or successfully implementing these Kaizen ideas and other things. So these are the benefits from WOE which we used to get. Thank you all. Happy learning. Please like and subscribe my channel. Any questions, any doubts you are having related to WOE, kindly put it on comment box. Thank you everyone. Hope everyone has understood. If any doubt, any queries, any related questions you are having to OE, kindly put in a comment box. Thank you everyone.